ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 2 पर बनाए गए वीडियो का लास्ट पार्ट है। वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहे थे, उस टाइम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। उनमें से ये एक थे जिन्होंने कंपनी पावर के एक्सपेंशन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा की थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके समय तक कंपनी ने न केवल बंगाल में बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी अपना पावर कायम कर लिया था। ब्रिटिश टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यानी कि प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। 3 प्रेसिडेंसी थे, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और हर एक प्रेसिडेंसी पे गवर्नर रूल करता था और उनका सुप्रीम हेड यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड जो होता था वो गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग जो कि पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया, इंट्रोड्यूस किया, खास करके न्याय के क्षेत्र में। 1772 से जस्टिस का एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया। इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहा जाता था और दूसरा सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहा जाता था। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिविल कोर्ट को प्रिसाइड करते थे यानी कि दीवानी अदालत के मुखिया होते थे, और मौलवी और हिंदू पंडित जो होते थे वो इंडियन लॉज को उनके लिए व्याख्या करते थे। क्रिमिनल कोर्ट अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर ही था, लेकिन वो कलेक्टर के अंडर ही काम करते थे, उनकी निगरानी में काम करते थे। काजी एक जज होता था और मुफ्ती जैसे अभी का वकील होता है, वैसे ही अ ज्यूरिस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपॉन्डिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर। मतलब मुफ्ती मुस्लिम कम्युनिटी का एक ज्यूरिस्ट होता था जो कानूनों की व्याख्या करता था और उसी आधार पर काजी यानी कि जज अपना फैसला सुनाता था। आरजी पोलर्ड द्वारा 1789 में ये पेंटिंग बनाया गया है, जिसमें वारेन हेस्टिंग पर जो मुकदमा लगा था उसके बारे में इस पेंटिंग में दिखाया गया है। वारेन हेस्टिंग 1785 में जब इंग्लैंड लौटा तो एडमुंड बुर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया, और इस आरोप के कारण वारेन हेस्टिंग पर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल तक चला। यहाँ पर इम्पीचमेंट का मीनिंग दिया गया है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर किसी पर्सन पर मिसकंडक्ट का चार्ज लगता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, इसी को इम्पीचमेंट कहा जाता है। यहाँ पर सोर्स 5 दिया गया है, इसमें एडमंड बर्के ने जो आरोप लगाया था उसके बारे में है। आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड ऑपरेसर ऑफ ऑल। वारेन हेस्टिंग पर जब इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया जा रहा था तो उस दौरान एडमंड बुर्के ने जो भाषण दिया उसका एक हिस्सा यहाँ पर दिया गया है। I impeach him in the name of people of India whose rights he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert। मैं वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने डेजर्ट बना दिया है। Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and oppressor of all। मतलब लास्टली मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु यानी कि कॉमन एनिमी और सबके ऑपरेसर पर महाभियोग चला रहा हूँ। ये उन्होंने भाषण देते टाइम कहा था। उस टाइम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग स्कूल के हिसाब से लोकल लॉ जो होता था
उसकी अलग अलग इंटरप्रेशन, अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी कि इसमें इस भिन्नता को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को हिंदू लॉज का एक संकलन तैयार करने का कार्य सौंपा। NB हालहेड ने इस संकलन को इंग्लिश में फिर से ट्रांसलेट किया और इसी तरह से 1778 तक आते आते यूरोपियन जजों के लिए मुस्लिम कानून का भी एक कंपाइलेशन तैयार किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर एक नया सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा कलकत्ता में एक कोर्ट ऑफ अपील के तौर पर, यानी कि अपीलीय अदालत, द सदर निजामत अदालत, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पोस्ट जो होता था वो कलेक्टर का होता था। जैसा कि इसका टाइटल सजेस्ट कर रहा है, इसका मेन काम होता था रिवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना और जजेज, पुलिस ऑफिसर और दरोगा के मदद से डिस्ट्रिक्ट में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। उसका ऑफिस यानी कि कलेक्ट्रेट अब नया पावर और पैट्रोनेज का सेंटर बन गया था, जो धीरे धीरे पहले का जो सत्ता का केंद्र था उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है द कंपनी आर्मी। इंडिया में कॉलोनियल रूल के समय कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म के नए आइडियाज़ तो आए, लेकिन इसका पूरा पावर जो था वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता था। मुगल आर्मी में मेनली कैवेलरी, उसके बाद इन्फेंट्री, पैदल सोल्जर्स होते थे। कैवेलरी मतलब सवार्स, सवार मतलब जो घोड़े की सवारी करते थे, घुड़सवार, ट्रेंड सोल्जर ऑन हॉर्स बैक। उसके बाद इन्फेंट्री मतलब पैदल चलते थे जो सोल्जर्स। मेनली यही दो तरह के सोल्जर्स होते थे। उन्हें तीर चलाने की, यानी कि तीरंदाजी और तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। आर्मी में कैवेलरी यानी कि घुड़सवारों का दबदबा रहता था और इसलिए मुगल स्टेट में प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। रूरल एरियाज में लार्ज नंबर में, मतलब बड़ी संख्या में आर्म पीजेंट्स होते थे, मतलब सशस्त्र किसान होते थे और लोकल जमींदार अक्सर मुगलों को पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे, सप्लाई करते थे। 18th सेंचुरी में इस सब चीज़ों में बदलाव आने लगा जब मुगल सक्सेसर स्टेट्स जैसे कि अवध और बनारस जैसे स्टेट में किसानों को आर्मी में भर्ती करके उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स जैसा ट्रेनिंग दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अपनाया जब उसने अपनी सेना की भर्ती शुरू की। अंग्रेजों की सेना को सिपाही आर्मी के नाम से जाना जाने लगा। सिपाही शब्द जो है वो इंडियन वर्ड सिपाही से ही बना है, इसका मतलब सोल्जर होता है। 1820s तक जैसे जैसे वारफेयर टेक्नोलॉजी यानी कि युद्ध तकनीक चेंज होता गया, वैसे वैसे कंपनी के आर्मी में कैवेलरी का रिक्वायरमेंट कम होता गया। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इन सब में भी ब्रिटिश एम्पायर की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर सोल्जर्स मस्केट्स और मैचलॉक्स इनसे लैस होते थे। मस्केट यानी कि हेवी गन, भारी बंदूक जो इन्फेंट्री सोल्जर्स द्वारा यूज किया जाता था, और मैचलॉक पुराने ज़माने का गन जिसमें बारूद को जलाया जाता था माचिस के चिंगारी से। कंपनीज आर्मी के सोल्जर्स को मिलिट्री के बदलते रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना पड़ता था और अब उसके इन्फेंट्री रेजिमेंट्स, मतलब पैदल टुकड़ी जो थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19th सेंचुरी के शुरुआत में ब्रिटिश ने यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में प्रशिक्षण, अभ्यास और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सिखाया जाने लगा और इन सब से अब उनकी लाइफ पहले से ज़्यादा रेगुलेटेड हो गई थी, ज़्यादा नियंत्रित हो गई थी।
कभी कभी इसके कारण प्रॉब्लम भी क्रिएट होता था, क्योंकि प्रोफेशनल सोल्जर्स क्रिएट करने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में कास्ट और कम्युनिटी फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया जाता था। इन सब इश्यूज के कारण जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पर कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार का पेंटिंग दिखाया गया है, जो किसी अननोन इंडियन आर्टिस्ट द्वारा 1780 में बनाया गया था। लास्ट में इस चैप्टर का कंक्लूजन दिया गया है कि इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में ट्रांसफॉर्म हो गई। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में नई स्टीम टेक्नोलॉजी यानी कि भाप तकनीक के आने से यह प्रोसेस और भी, यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई। स्टीम टेक्नोलॉजी के आने से पहले सी रूट से भारत तक पहुंचने में 6 से 8 मंथ का समय लग जाता था, लेकिन स्टीम शिप ने यह जर्नी 3 वीक तक ही सीमित कर दी, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश और उनके फैमिली इंडिया जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 78% पॉपुलेशन और 63% इसके टेरिटरी पर कंपनी का अब डायरेक्ट रूल था। बाकी जो बचे हुए टेरिटरी थे और पॉपुलेशन था कंट्री का, उस पर भी ब्रिटिश का इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था ही, और इस तरह से वर्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे इंडिया पर कंट्रोल हो गया था। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 के बारे में जानेंगे।